दोस्तों, कुछ लोगों ने सवाल किया कि मैं एक ब्लॉगर हूं और मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। और कुछ लोग लिखते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग लिखते हैं कि मैं ट्रेडर हूं और मैं सेल परचेज का बिजनेस करता हूं, तो मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग लिखते हैं कि मेरा सर्विस का बिजनेस है और मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं और मैं एक सर्विस देता हूं, तो मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग लिखते हैं कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। हमारे कुछ दोस्त लिखते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, लाइक डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, टीचर, आर्किटेक्ट, मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग लिखते हैं मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने से पहले आप सभी को एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल पर्सन है, दूसरे वो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिनकी, और तीसरे वो जिनकी पार्टनरशिप फर्म है। इन तीनों को हम बताएंगे कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। देखिए, आप तीनों को, अगर आप तीनों का ऑडिट नहीं होता तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना है, और अगर आपका ऑडिट होता है तो इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप फर्म को आईटीआर 3 फाइल करना है और पार्टनरशिप फर्म को आईटीआर 5 फाइल करना है। दोस्तों, आपका ऑडिट होगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में हमने आईटीआर समझाते हुए, आईटीआर को कैसे फाइल करना है, आईटीआर समझाते हुए बीच में हमने बताया है कि आपका ऑडिट होगा या नहीं। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में, बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आईटीआर 4 के बारे में, कि आईटीआर 4 कौन फाइल कर सकता है और कौन फाइल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ये आईटीआर 4 को फाइल कर सकती हैं। रेजिडेंट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो इंडियन बिजनेस और प्रोफेशन से उनकी इनकम है वो इस आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। और वो ऑफ द प्रेजेंटिव इनकम, जो इन्होंने प्रेजेंटिव इनकम है, जिन लोगों की प्रेजेंटिव इनकम है वो इस आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE वाले इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ये 3 सेक्शन कौन से, जब मैं फॉर्म फाइल करूंगा तो उस टाइम आपको डिटेल में बताऊंगा। बिजनेस टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ से नीचे वाले इस आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जिनका टर्नओवर, जिनकी इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ से कम है, वो इस आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है वो इस आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते। अगर प्रोप्राइटरशिप का केस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म का 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो वो आईटीआर 4 फाइल करेंगे। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म में टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आईटीआर 5 फाइल करेंगे। अब हम बात करते हैं आईटीआर 4 कौन फाइल नहीं कर सकता। जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो वो फाइल नहीं कर सकता। जिसकी इनकम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से है, वो इसको फाइल नहीं कर सकता। अगर किसी का पिछले साल कोई लॉस हो गया वो इसको इस साल कैरी फॉरवर्ड करके लाया है, ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाया है, या इस साल का कोई लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता। अगर किसी की इनकम आउटसाइड इंडिया से है तो वो इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है वो इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता। अगर उसके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं, उसे अपने एम्प्लॉयर से मिले हैं। इक्विटी, जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होते हैं वो ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनियां पब्लिक लिमिटेड होती हैं लेकिन शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं, तो अपने शेयर को अपने एम्प्लॉइज को दे सकती हैं। तो ऐसे शेयर अगर किसी एम्प्लॉइज को मिले हैं तो वो इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। एनआरआई इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते, और जिनकी फॉरेन असेट्स हैं या फिर फॉरेन इनकम है वो इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। जिनकी इनकम, अब कौन इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, देखिए इंडिविजुअल, एचयूएफ और जो पार्टनरशिप फर्म है वो इस रिटर्न को फाइल कर सकती है। सैलरी से अगर इनकम है इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। 1 हाउस प्रॉपर्टी से, एक प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है इस रिटर्न को आप फाइल कर सकते हो। कैपिटल गेन से अगर इनकम है इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज से इनकम है तो आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो, जैसे बैंक इंटरेस्ट वगैरह, एफडी इंटरेस्ट से आपकी इनकम है। एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपकी है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम है तो आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 तक होनी चाहिए।
लॉटरी से अगर आपकी इनकम है तो आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। फॉरेन एसेट्स और फॉरेन अगर आपकी कोई इनकम है तो आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई लॉसेस है, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, इस रिटर्न को आप फाइल नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको आगे बता दूं कि ये कैसे रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में हम यहाँ पर गूगल में लिखेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है, ये इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से क्लोज कीजिए। उसके बाद ये लॉगिन है, यहाँ पर इसे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप उसके बाद ये हमारा पोर्टल ओपन हो गया है। पोर्टल ओपन होने के बाद हम उसके बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये ओपन हो गया है। यहाँ पर आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, जिस असेसमेंट ईयर की आपको रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ ITR 4 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल और रिवाइज। उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर यह है आई वांट टू यूज़ हिंदी फॉर्म। ठीक है, हिंदी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे इसलिए टिक मत करना है। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ आई एग्री कंटिन्यू। ये आपका फॉर्म ITR 4 ओपन हो चुका है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ITR 4 वही लोग भरें जिन्होंने ITR 1 भर रखी हो, मतलब जिन्होंने हमारी ITR 1 को देखा हुआ है, हमने ITR 1 को कैसे फाइल किया था, वही ITR 4 को देखें, उनको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ITR 1 अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ITR 4 समझ में आ ही नहीं सकती, गारंटेड है। इसीलिए सबसे पहले आप जाकर के हमारे चैनल पर हमारी ITR 1 को देख लीजिए। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें आप देख लीजिए इनकम टैक्स से रिलेटेड, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपने ITR 1 देखी है तो ये बिल्कुल सेम उसी जैसा है। ITR 1 से आप एक बार इसे स्टडी कर लीजिए कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकम डिटेल की। ये भी बिल्कुल सेम हमारा ITR 1 जैसा है। आप एक बार ITR 1 जाकर देख लीजिए, आपको ये वाला फॉर्म समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स डिटेल। ये भी बिल्कुल सेम ITR 1 जैसा है। इसे आप एक बार ITR 1 देख लीजिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बारे में क्या कहा है। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, इसके बारे में भी हमने ITR 1 में बताया हुआ है, आप ये वहां जाकर देख सकते हैं। ATG के बारे में हमने पूरा डिटेल में ITR 1 में बताया, आप जाके ITR 1 देख लीजिए, ATG समझ में आ जाएगा। आज मेन पर्पस हमारा जो है वो BP, ये फॉर्म एक नया है ITR 4 में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ITR 4 के बारे में सब कुछ इस BP फॉर्म के अंदर दिया है। BP मतलब बिजनेस प्रोफेशन। इसके अंदर मैंने कुछ सेक्शंस के बारे में आपको बोला था कि जब हम फॉर्म शुरू करेंगे तब हम इस सेक्शन के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये जो सेक्शन थे 44 AD, 44 ADA, 44 AE, तो ये सेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। BP फॉर्म जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सबसे पहला पार्ट आता है इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, ये वाला है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकम अंडर सेक्शन 44 AE। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसके अंदर हमारी कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं जिनका टोटल यहाँ आ जाता है, और उसके बाद नीचे कुछ असेट्स होती हैं जिनका टोटल यहाँ आ जाता है। ध्यान रखिए, आपकी असेट्स, आपकी जो लायबिलिटीज़ है और आपकी जो असेट्स है, ये दोनों टोटल बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी ये सही मानी जाएगी। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 AD। ये हमारी बिजनेस इनकम होती है जो हमारी 3 सोर्स से आती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, ट्रेडिंग का बिजनेस हो, सर्विसेज का बिजनेस हो। तीनों तरह के बिजनेस अपनी इनकम को यहाँ दिखा सकते हैं। अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल कोई पर्सन है, ठीक है, जिसकी सैलरी से अलग किसी सोर्स से इनकम आती है, वो यहाँ से दिखा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस पार्ट की। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ब्लॉगिंग से इनकम है, मैं ब्लॉग लिखता हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरी वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर कंटेंट डालता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लॉगर हैं, जो अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, उनसे उनकी इनकम होती है। या फिर जो यूट्यूब चैनल वाले हैं जो अपनी वीडियो बनाते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, ठीक है, वो लोग ध्यान रखें,
अगर वो कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इन द सेंस अगर वो कोई एडवोकेट है, सीए है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, टीचर्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो बाय प्रोफेशन प्रोफेशनल बनते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि अगर वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जो उनके सब्सक्राइबर हैं जिन्हें वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, मीन्स अगर वो उन्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड देकर उन्हें पढ़ाते हैं कि भाई आप हमारी साथ जुड़िए और हम आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे और हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे और बताएंगे, तो सिर्फ वो लोग उनके कंटेंट को स्टडी करते हैं, उनकी एजुकेशन को लेते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और उन्हें पे करते हैं, तो ये एक प्रोफेशनल इनकम में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ब्लॉगर या कुछ ब्लॉगर जो वेबसाइट पर अपना कंटेंट लिखते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और वो पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड अपने कंटेंट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे लोग जिनको इनकम उनके सब्सक्राइबरों से नहीं आती, जो उनके सब्सक्राइबर है जो मतलब पेड सर्विस लेते हैं, उनसे उनकी सर्विस उनकी इनकम नहीं आती है, उनकी इनकम आती है ऐड के माध्यम से। थर्ड पार्टी जब उनके कंटेंट के ऊपर, उनके ब्लॉग के ऊपर ऐड लगाती है, उनके चैनल पर ऐड लगाती है, उनसे उनकी इनकम आती है। तो इस टाइप की जो इनकम है वो एक बिजनेस इनकम मानी जाती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इनकम मानी जाती है, ये एक एडवर्टाइजमेंट बिजनेस की इनकम हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको डिसाइड करना है ये आपकी प्रोफेशनल इनकम है या बिजनेस इनकम है, ठीक है। बिजनेस इनकम के लिए आप 44 AD ये फर्स्ट पार्ट यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल इनकम के लिए आप ये वाला पार्ट यूज कर सकते हो। तो मैं इसमें फटाफट से आपको बताता हूं कि आपने बिजनेस का नेम इसके अंदर लिख सकते हो, जो भी आपके बिजनेस का नेम है, ठीक है। और उसके बाद यहां से आपका जो भी बिजनेस है, सारे बिजनेस दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग, सारे बिजनेस है, जो आप लेना चाहो ले सकते हो। और जो बिजनेस इनमें नहीं मेंशन है उनमें अदर ऑप्शन भी दिया होता है, आप अदर ऑप्शन ले सकते हो। सर्विसेज का अदर ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग का अदर ऑप्शन है, ट्रेडिंग का अदर ऑप्शन है। तो मैं जैसे इसके अंदर सर्विसेज का ले लेता हूँ, अदर ऑप्शन जैसे ही लिखा है अदर सर्विस, भाई मेरी सर्विसेज इसके अंदर नहीं थी तो मैंने अदर लिया और उसको अलग से मेंशन कर दूंगा कि मेरी क्या सर्विसेज है, ठीक है। इसके अंदर से मैं इस तरह से ब्लॉग लिख दूंगा। उसके बाद मेरी ब्लॉग से इनकम है, एडवर्टाइजमेंट की इनकम है, बिजनेस इनकम है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप अगर उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलोगे तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। और इस फॉर्म को फाइल करने का एक फायदा ये भी है, आपको ना तो ऑडिट करवाना है, ना ही कोई बुक्स बनानी है, ना अकाउंट्स बनाने हैं, कुछ भी नहीं बनाना, बस आपको इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है, अपनी ग्रॉस रिसिप्ट डिक्लेयर करनी है और उसके हिसाब से आप टैक्स पे कर सकते हो। अगर मैं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मैं यहाँ पर देखिए दो चीज़ें दी हुई हैं बिजनेस इनकम के अंदर। इसमें आपको एक तो अगर आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो कैश में आती है सारी, तो आप कैश में लिख सकते हो अदर मोड में। अगर आपका बैंकिंग मोड से अगर आपकी इनकम होती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, लिखा हुआ है थ्रू अकाउंट पे ही, और पेड ये बैंक ड्राफ्ट वगैरह सब लिखा हुआ है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। लेकिन मैं दोनों को एक एग्जांपल से यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए मेरी बैंकिंग मोड से आ रही है पेमेंट और 10 लाख रुपए मेरी कैश के माध्यम से आ रही है। तो 5 लाख का 6% 30,000 और 10 लाख का 8% 80,000, टोटल 1,10,000। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि मेरी जो ग्रॉस रिसिप्ट आई है मेरे बिजनेस से, तो वो मेरी आई है 5 लाख तो आ जाती है जी मेरी बैंकिंग माध्यम से, मतलब जो पैसा मेरे पास आया है वो बैंकिंग माध्यम से आया है। उसके बाद इसमें मेंशन कर देते हैं 10 लाख रुपए, मेरी 10 लाख रुपए कैश के माध्यम से है, मतलब मेरा जो भी बिजनेस हो रहा है इतना मेरा बैंकिंग मोड से हो रहा है, इतना मेरा कैश में हो रहा है। तो अब जो बैंकिंग मोड से हो रहा है उसका मुझे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मिनिमम कम से कम मुझे जो है मिनिमम कम से कम 6% इसमें अपना प्रॉफिट दिखाना होगा कि 5 लाख जो आए थे उसका जो 6% है वो 30,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ है, और जो 8% ये मेरा अदर मोड से आया, कैश में आया, तो ये मेरा 80,000, ये मेरा 8% 10 लाख का 1,10,000 मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, मैं 6% से कम और 8% से कम दिखाता हूं, तो फिर मुझे ऑडिट करवाना होगा। प्रोप्राइटरशिप के केस में ITR 3 और पार्टनरशिप के केस में ITR 5 मुझे फाइल करनी होगी। ये फॉर्म मैं नहीं फाइल कर सकता, ज़्यादा दिखा सकता हूं
इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, लेकिन कम नहीं दिखा सकता। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल इनकम की। सेम यही चीज़ है, आप इसको आगे अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखिए, और जो भी बिजनेस का नाम है या इंडिविजुअल कोई फर्म नहीं है आपकी तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, राजकुमार। और उसके बाद ये सारे आपकी जो प्रोफेशनल इसमें दिखाया हुआ है प्रोफेशनलिज्म के कौन कौन से आपके प्रोफेशन है, इनमें से कोई भी एक प्रोफेशन जो आपका है वो ले सकते हो। अगर नहीं है तो अदर में आप क्लिक कीजिए और अपने प्रोफेशन को यहाँ डिक्लेयर कीजिए, आपका कौन सा प्रोफेशन है। उसके बाद जो भी आपकी इनकम है इसमें, मान लीजिए 2 लाख आपकी इनकम है तो उसका 50% आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर आपकी इनकम इस सोर्स से भी नहीं है, अगर आप तीसरा हमारा आ जाता है अंडर सेक्शन 44A, इसके अंदर हमारी ट्रांसपोर्टर इनकम आ जाती है। या कुछ लोग जो ट्रांसपोर्टर नहीं है उनके पास 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 12 टायरी गाड़ी है, 16 टायरी गाड़ी है, जो भी है इस तरह से, या 14 टायरी गाड़ी है, ठीक है। तो आप इसके अंदर आप अपनी इनकम दिखा सकते हो। आप इंडिविजुअल ड्राइवर हो, ओनर हो गाड़ी के, तो आप इंडिविजुअल अपना नाम लिख सकते हो। और अगर आपकी कोई फर्म है तो आप अपनी फर्म का नाम इसमें लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप दिखा सकते हो जो भी आपके हिसाब से सूटेबल है, आपका जो बिजनेस है किस हिसाब से है, रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्टर है या फिर पैकर्स एंड मूवर में आएगा, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, तो किसी एक में आप दिखा सकते हो, फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेट है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप एक लेकर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, ठीक है, जो भी आप यहाँ लिखोगे ना, जैसे कार्गो लैंडिंग है, ठीक है, या फिर यहाँ अदर ट्रांसपोर्ट है, तो हम यहाँ लिख सकते हो आप किस टाइप की ट्रांसपोर्ट करते हो। वैसे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ही इसमें आपने लिखनी है, नॉट पैसेंजर, ठीक है। आगे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए इसके अंदर, और उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन गाड़ी का नंबर इसके अंदर आप डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है, 409 जो भी आपका नंबर है गाड़ी का आप इसमें डालिए। उसके बाद इसके अंदर आपकी गाड़ी ओन है, अपनी गाड़ी है, लीज पर है, रेंट हायर है, जैसी भी आप ले सकते हो इसको। उसके बाद यहाँ पर टन कैपेसिटी, कितने कैपेसिटी की गाड़ी है और कितने टाइम से आपके पास है, नंबर ऑफ मंथ विच गुड्स कैरीज वाज ऑन, ठीक है, कितने टाइम से, कितने मंथ से, मंथ में लिखना है कितने मंथ से आपके पास है वो गाड़ी। और उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंटिव इनकम, देखिए इस जो इनकम को है वो जो ट्रांसपोर्टर की इनकम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक 12 MT की गाड़ी और एक है उससे ज़्यादा की। पहले हम 12 MT के बारे में बात करते हैं। 12 MT मतलब मेट्रिक टन। अगर आपकी गाड़ी 12 MT तक है, ठीक है, तो उसके वेट के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी इनकम मिनिमम डिक्लेयर करनी है। 1000 रुपये पर टन के हिसाब से इनकम दिखानी है। गवर्नमेंट कहती है 12 MT की है तो हम ये मान लेते हैं कि 12,000 रुपये आपकी इनकम है मिनिमम, ठीक है, क्योंकि यहाँ मंथ भी आप दिखाओगे कि कितने मंथ आप मतलब के काम कर रहे हो, कितने टाइम से वो गाड़ी आपके पास है, तो उस हिसाब से ये 1000 रुपये पर मेट्रिक टन के हिसाब से आपको दिखाना है। 12 मेट्रिक टन मतलब 12,000। आप 12,000 से अगर कम यहाँ लेते हो अमाउंट तो मतलब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आपको ऑडिट करवाना होगा। अगर आपकी गाड़ी मतलब कि 15 मेट्रिक टन की है, 16 मेट्रिक टन की है, तो आप उसके अंदर फिर आप पे ये वाली स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगी 12 मेट्रिक टन वाली। फिर आप पे 7500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप इसमें डिक्लेयर करोगे। मिनिमम इतना तो आपको दिखाना ही होगा पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि आप दिखा रहे हो 9 मंथ तो आप 9 महीने का दिखाना पड़ेगा। वैसे आप ज़्यादा दिखा सकते हो लेकिन कम इसमें आप नहीं दिखा सकते। अगर कम दिखाओगे तो आपको फिर अपना ऑडिट करवाना होगा CA से, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं मान लीजिए 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए, तो आपकी प्रेजेंटिव इनकम यहाँ पर आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर आपकी कोई फर्म है, ठीक है, इन तीनों केसेस में, बिजनेस में, प्रोफेशनल में या ट्रांसपोर्टर में, तो आप उसका GST नंबर है आपके पास तो GST नंबर लिखिए और एज पर GST रिटर्न आपकी जो भी सेल वगैरह सर्विसेज हुई हैं वो आप इसमें मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये पार्ट है, यहाँ पर हमारा ये जो लायबिलिटी का पार्ट है छोटा सा, और ये असेट्स का पार्ट है, ठीक है। लायबिलिटी मीन्स जो पैसा आपको देना पड़ेगा और असेट्स मीन्स जो पैसा आपके पास आएगा। लायबिलिटीज में आपकी जो कैपिटल है आप यहाँ पर शो कर सकते हो, आपकी कितनी कैपिटल है, जितना आपने बिजनेस में पैसा लगाया था और प्लस वो पैसा कम हो गया है या प्रॉफिट हर साल आपका उसमें जुड़ता जा रहा है और वो आज की डेट में कितनी कैपिटल आपके पास इकट्ठी हो गई है।
1 नंबर की कैपिटल टैक्स पेड करने के बाद, तो आप इसमें शो कर सकते हो। और सिक्योर लोन, आपने बैंक को कोई लोन लिया था वो आपने देना है, तो वो इसमें कितना पेंडिंग है वो आप लिख सकते हो। अनसिक्योर, किसी यार दोस्त से, रिश्तेदार से आपने कोई पैसा लिया था, आपने उसको देना है, या देने वाले पैसे आएंगे जो पहले लिए हुए हैं आपने, तो वो दिखा सकते हो। एडवांस कोई आपने लिया था वो आपने देना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर, आपने कोई माल परचेज किया था, उसकी पेमेंट आपने पार्टी को करनी है, कितनी करनी है। अदर कोई लायबिलिटी है वो इसमें दिखा सकते हो, इनके अलावा और कोई पैसा आपका देना बनता है जो इसमें मेंशन नहीं है हेड। तो टोटल लायबिलिटी आपकी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपकी असेट्स शुरू हो जाती है। अब फिक्स असेट्स होती है आपकी, गाड़ी, फर्नीचर, ये चीज़ें होती हैं, तो आप इसमें दिखा सकते हो कितने की फिक्स असेट्स आपके पास हैं। इन्वेंट्री, जो चीज़ें आपने गुड्स सेल करने के लिए खरीदी थी, तो अब आपके पास कितना स्टॉक बच गया वो इन्वेंट्री आप दिखा सकते हो। सन्ड्री डेटर, जिनको माल आपने सेल किया था उनसे कितना पैसा आपने लेना है वो दिखा सकते हो। बैंक बैलेंस आप यहाँ दिखा सकते हो, आपका कितना बैलेंस है बैंक में 31 मार्च 2020 में, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड आपका कितना है 31 मार्च 2020 में, आप यहाँ दिखा सकते हो। और लोन एंड एडवांसेस आपने किसी को दिए थे, अब उनसे लेने हैं, वो आप यहाँ दिखा सकते हो। अदर असेट्स, इनके अलावा जो कोई हेड नहीं है तो वो आप इसमें दिखा सकते हो। और उसका जो टोटल आएगा, ये टोटल असेट्स का और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होना चाहिए, तभी आपका ये एक्यूरेट माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जब डाल दोगे तो उसके बाद जब आप इनकम टैक्स, जो इनकम की डिटेल देखोगे, तो ये आप यहाँ देख सकते हो, ये बिल्कुल सही दिखाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया है सब कुछ। अब आपको डाउट होगा कि ये टैक्स की कैलकुलेशन इसने की कैसे, सही की है, गलत की है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा, रेफर करूंगा अपनी ITR 1। आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर ITR 1 देखिए कि उसकी कैलकुलेशन कैसी की गई है, क्योंकि कारण है कि बिल्कुल डिट्टो एज इट इज ये ITR 1 से मैच करती है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक फॉर्म है, फॉर्म BP, बिजनेस और प्रोफेशन। ये फॉर्म इसके अंदर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं तो अदरवाइज इसके अंदर इंस्ट्रक्शन हो गया, जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, और ये जनरल इंफॉर्मेशन है, और इसमें ये इनकम डिटेल है। ये सब कुछ आपको डिट्टो टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, ये सब कुछ, ठीक है, ATG हो गया, ये सब कुछ आपको ITR 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ITR 1 देखिए, वहां आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इजी होगा, पहले आप ITR 1 देख लीजिए तो आपको ITR 4 बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी आपको ये, ठीक है। तो इस तरह से हम ITR 4 को फाइल करेंगे, और बड़ा ही आसान है, आपने जैसा कि इसमें देख ही लिया है। और अब फटाफट से आप ITR 1 को जाकर एक बार स्टडी कर लीजिए और उसके बाद ITR 4 को फाइल कीजिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। विश्वास है आप लोगों ने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके YouTube के ब्राउज फीचर में वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपके अपने इस चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।